हेलो स्टूडेंट। तो आज का जो ये वीडियो है हमारा, ये बेसिकली बेस्ड है, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि अब हम जो है वो प्रीवियस पेपर्स की जो सीरीज़ है उसको सॉल्व करेंगे। और ये जो प्रीवियस पेपर्स हैं ये उत्तराखंड और यूपी बोर्ड से से संबंधित हैं। तो उत्तराखंड बोर्ड का आज हम फिज़िक्स का जो है 2018 का पेपर जो है सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट हमको, जैसा कि हमको पता है कि जितने भी जो हमारे एग्ज़ाम्स हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स से जितने भी हमारे हैं आगे अपकमिंग एग्ज़ाम्स, उनमें जो है जो पेपर जो सेट होता है वो प्रीवियस एग्ज़ाम से ही, जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स के जो पेपर हैं उन्हीं से जो पेपर है वो सेट होता है। फाइन। तो आज इसीलिए मैंने आपसे जैसा कि कहा था कि हम अब रिसेंटली कुछ दिनों में जो है प्रीवियस पेपर्स की सीरीज जो है सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा उससे क्या कहते हैं मदद मिलेगी आने वाले जो है एग्जाम्स में। तो स्टूडेंट देखिए, आज मैं आपको पेपर लेके आया हूँ 2018 का मॉडल पेपर है फिजिक्स का, जो उत्तराखंड की जो वेबसाइट है, उत्तराखंड यूबीएससी की जो वेबसाइट है उत्तराखंड एजुकेशन बोर्ड की, उस पर ये पेपर अवेलेबल है। तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और वैसे मैं जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इस वीडियो के इसका पीडीएफ लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फाइन। तो आज से हम जो पेपर्स की सीरीज जो है सॉल्व कर रहे हैं। तो जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो है प्रतिदस्त प्रश्न पत्र 2018 का फिजिक्स का जो पेपर है। तो इसको हम जो है वन बाय वन इसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, फाइन, तो इसका हम पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्या ये कह रहा है क्वेश्चन, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, समय 3 घंटा पूर्णांक सत्री। जैसा कि हमको पता है बच्चों कि 3 घंटे का पेपर जो है होता है बोर्ड एग्जाम का, और ये प्रीवियस पेपर्स हैं और प्रीवियस पेपर्स के बेस पे ही जो पेपर वो सेट होता है। तो अगर आपने जितने भी प्रीवियस पेपर्स मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा एग्जाम्स तक, अगर आप उन सारे पेपर्स को ध्यान से देखते हैं और सॉल्व करते हैं तो आई होप जो है आपको काफ़ी जो है एग्जाम्स में मदद मिलेगी और डेफिनेटली आपके बहुत अच्छे मार्क्स वहाँ पे जो आएंगे। तो आप वन बाय वन इन क्वेश्चंस की सीरीज को देखिए आज से, और आप रेगुलर जुड़े रहिए। जब तक एग्जाम्स होंगे तब तक हम फिजिक्स के 5 या 6 सेट्स जो है यहाँ पे सॉल्व करवाएंगे। इस तरीके से अन्य जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनके भी मैं कुछ सब्जेक्ट्स के पेपर यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा। तो अपने जो फ्रेंड्स हैं या और जो आपके जो क्लासमेट्स हैं या अदर स्कूल्स के जो बच्चे हैं, आप उनको भी लिंक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ ले सकें और इसका फ़ायदा उठा सकें। और अगर आपको चीज़ समझ में आती है तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। फाइन। तो देखिए, तो आज के देखिए हम इसका पहला क्वेश्चन देख रहे हैं इस क्वेश्चन पेपर का। क्या कह रहा है कि एक, मैं क्वेश्चन यहाँ पर रीड कर रहा हूँ और आप भी इस पेपर को देख सकते हैं, इसको डाउनलोड भी आप कर सकते हैं वहां से। एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित हैं, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स होगा। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूं, एक बंद पृष्ठ के भीतर, मतलब एक क्लोज सरफेस है, उसके भीतर क्या कह रहा है कि n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, n इलेक्ट्रिक डायपोल उसके बीच के अंदर स्थित है। तो बंद पृष्ठ से उस क्लोज सरफेस से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, ये वो क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है। तो देखिए मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करके भी देखते हैं। ये एक हमारा अगर एक क्लोज सरफेस है, ये मैंने क्लोज सरफेस ले लिया, ये इसकी हमने बाउंड्री बना दी। ठीक है। ऐसा भी एक क्लोज सरफेस हो सकता है या ऐसा भी एक क्लोज सरफेस हो सकता है। ठीक है। ये भी एक क्लोज सरफेस हो सकता है। एनी काइंड्स ऑफ क्लोज सरफेस वी कैन कंसीडर। ठीक है। हम किसी भी तरीके का क्लोज सरफेस यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। फाइन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित हैं। ठीक है। तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स होगा, नेट फ्लक्स कितना होगा, मतलब क्लोज सरफेस के अंदर कितने हैं, n इलेक्ट्रिक डायपोल है। देखो इलेक्ट्रिक डायपोल जो होता है हमको पता है, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया। ऐसी ये माइनस क्यू प्लस क्यू, ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया। ये एक माइनस क्यू प्लस क्यू, ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया। ये प्लस क्यू और माइनस क्यू, ये इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया। ऐसी अगर ये क्लोज सरफेस है, ऐसे हम इसके अंदर अगर ले लें तो माइनस क्यू प्लस क्यू एंड ऑन सो ऑन, माइनस क्यू प्लस क्यू एंड सो ऑन, प्लस क्यू माइनस क्यू एंड माइनस क्यू प्लस क्यू, इस तरीके से। तो ये भी क्लोज सरफेस, ये भी क्लोज है। तो किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर n इलेक्ट्रिक डायपोल्स हैं, n वैद्युत द्विध्रुव हैं। तो कह रहा है कि उससे निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स होगा। अब देखिए, जैसा कि हमको पता है कि जो वैद्युत फ्लक्स है ना, वो क्या होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो निकलती हैं वही क्या होती हैं, उसका क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती हैं। ठीक है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो हमको फॉर्मूला पता है, किसी भी क्लोज सरफेस से जो है पास होने वाला जो कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितना होता है, फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। गॉस की थ्योरम से हमको पता है। ठीक है। तो अब देखिए फाई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब अगर हम देखें तो इसमें ये जो टोटल चार्ज है, ठीक है, अगर इसमें इलेक्ट्रिक डायपोल्स हैं, जो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो प्लस क्यू है वो माइनस क्यू, ये जो
ये वाला जो इलेक्ट्रिक डायपोल है वो इसके इफेक्ट को कैंसिल करेगा, ये वाला इसके इफेक्ट को कैंसिल करेगा, ये वाला इसके इफेक्ट को कैंसिल करेगा। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ की ओर होंगी, बाहर की ओर। ठीक है, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ की ओर होंगी, अंदर की ओर। ठीक है, तो इस तरीके से जो ओवरऑल जो चार्ज है, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर नेट चार्ज 0 हो जाएगा तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फाइन। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। तो इसमें जो है आपके 4 ऑप्शंस गिवन है। पहला है Ne/ε0, दूसरा है 2E/ε0, थर्ड है 2Ne/ε0 और फोर्थ है 0। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस में आपको लिख देता हूं। इसका पहला ऑप्शन इसमें गिवन है Ne/ε0 आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, और जो आपका ये ए ऑप्शन है, और बी ऑप्शन है 2E/ε0, और सी वाला जो ऑप्शन है वो है 2Ne/ε0, और डी वाला जो ऑप्शन है वो है 0। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 0 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो टोटल एन इसके अंदर कितने एन इलेक्ट्रिक डायपोल है, तो प्लस क्यू माइनस क्यू के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा, माइनस क्यू प्लस क्यू वाले के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा। इस प्रकार से जितने भी इलेक्ट्रिक डायपोल्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, एक दूसरे के इफेक्ट को कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस emitting out from the closed surface is equal to the electric field lines approaching toward the closed surface। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो जितनी उससे निकल रही हैं, जितनी उसकी ओर आ रही हैं, वो सारी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, और एक दूसरे के इम्पैक्ट को क्या कर देंगी, कैंसिल कर देंगी। तो जो टोटल जो फ्लक्स हो जाएगा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फाइन। तो आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन का समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि किसी क्लोज सरफेस से के अंदर अगर एन डायपोल्स हैं तो उससे गुजरने वाला जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो आप आंसर में क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। फाइन, क्लियर है, तो आपके समझ में आया होगा ये, इज इट क्लियर? हाँ, फाइन। अब देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है वो है गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। ठीक है, जो मूविंग चार्ज है, ठीक है, वो उत्पन्न करता है। नंबर 1 केवल वैद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों में से कोई नहीं। मैं आपको फिर बता दूं, हम 2018 का उत्तराखंड बोर्ड का फिजिक्स का मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, और क्योंकि जितने भी जो क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में वो सारे प्रीवियस पेपर्स के बेस पे ही सेट किए जाते हैं, तो इसलिए हम इसका दूसरा क्वेश्चन अब ले रहे हैं जो 18 के मॉडल पेपर का, कि गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। जो हमारा जो मूविंग चार्ज है, वो मूविंग चार्ज जो है क्या करता है, मूविंग चार्ज गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। देखिए मैं इसको आपको बता रहा हूँ। फाइन स्टूडेंट्स, ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। ठीक है, तो वैसे इसका आंसर जो है केवल वैद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र दोनों, और वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र दोनों में से कोई नहीं। तो देखो मैंने आपको बता रखा है कि मूविंग चार्ज है, तो हमको पता है कि जब भी कोई चार्ज मूव करता है, ठीक है, तो और कोई एक चार्ज है इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, या कोई चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है किसी स्पेस में किसी पॉइंट पर, तो हमको पता है कि ये चार्ज की सराउंडिंग में अगर कोई भी दूसरा चार्ज आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज अगर सराउंडिंग में आएगा तो डेफिनेटली वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। समझ में आ रहा है आपके? क्यों, ये जो मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो चार्ज है, इस चार्ज की सराउंडिंग में अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो उस चार्ज की प्रेजेंस के कारण ये चार्ज एक फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा, चाहे वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज जो है अट्रैक्शन फील करेगा, और अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो ये रिपल्सिव फोर्स फील करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब कोई भी जो रेस्ट चार्ज है, कोई भी जो रुका हुआ चार्ज है, स्टेबल चार्ज है, उसका तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही, बट हमको पता है कि अगर ये चार्ज मूव करने लग जाएगा, ठीक है, तो ए मूविंग चार्ज ऑलवेज क्रिएट ए मैग्नेटिक फील्ड। जो मूविंग चार्ज है वो हमेशा अपने सराउंडिंग में क्या क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि एक गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, मतलब एक मूविंग चार्ज क्या उत्पन्न कर रहा है। देखिए मूविंग चार्ज है, अब मूव कर रहा है तो उसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही, मतलब इसके चारों ओर अगर कोई भी चार्ज आ जाएगा तो वो एक अट्रैक्शन या रिपल्सन को तो फील करेगा ही करेगा। तो
तो एक मूविंग चार्ज का, जैसे एक स्टैटिक चार्ज का, एक स्टेबल चार्ज का, एक स्थिर आवेश का एक जो है वैद्युत क्षेत्र है, तो एक गतिशील आवेश का भी वैद्युत क्षेत्र तो है ही। मतलब इसके चारों ओर एक दूसरा आवेश एक बल का अनुभव तो करेगा ही करेगा। पर अभी चार्ज मूव भी कर रहा है, तो मूव करने के कारण उसके अंदर एक और प्रॉपर्टी आ जाएगी, उसको हम बोलेंगे क्या, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो उसके चारों ओर एक कौन सा फील्ड क्रिएट हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट हो। उसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही, एवरी चार्ज हैज ए इलेक्ट्रिक फील्ड, बट ड्यू टू इट्स मोशन, अपनी गति के कारण, उसके मोशन के कारण उसके अंदर क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी भी आ जाएगी। तो एक मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों। ठीक है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या करेगा, उत्पन्न करेगा, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेगा। फाइन, समझ में आ गया होगा। अब इसका तीसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं। एक अमीटर का प्रत्यावर्ती परिपथ में पाठ्यांक 4 एम्पियर है, परिपथ में धारा का शिखर मान होगा। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, तो उसके लिए मैं और ज़्यादा कुछ जो है रिफाइंड वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं। ठीक है, हाँ, तो देखिए अगला क्वेश्चन है, एक अमीटर का प्रत्यावर्ती परिपथ में पाठ्यांक 4 एम्पियर है ना। अमीटर का पाठ्यांक कितना है, 4 एम्पियर। तो क्या कह रहा है कि परिपथ में धारा का शिखर मान होगा। तो हमको एक फॉर्मूला पता है, IRMS इक्वल्स टू I0 अपॉन √2। ठीक है, हाँ, तो अमीटर में धारा का पाठ्यांक, तो हमको अब I0 की वैल्यू कितनी दी है, I0 की वैल्यू हमको दी है 4 एम्पियर। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, IRMS, इसका शिखर मान। तो ये कितना हो जाएगा, 4 अपॉन √2। ठीक है, क्या कह रहा है, फिर समझा रहा हूं, एक अमीटर का प्रत्यावर्ती परिपथ में पाठ्यांक 4 एम्पियर है ना ये, तो जो अमीटर की रीडिंग हो कितनी है, 4 एम्पियर है। तो कह रहा है उसका शिखर मान कितना होगा। तो शिखर मान का फॉर्मूला हमको पता है, IRMS इक्वल टू I0 अपॉन √2। तो I0 की वैल्यू कितनी दी है, 4 अपॉन √2। अब क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर देंगे। अब बहुत से बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या होगा आंसर आपको, क्योंकि जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। ये तो बच्चे अब कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें तो आंसर है ही नहीं। अब क्या करना है, इसका परिमीकरण करना है, इसको रेशनलाइज करना है ना। तो परिमीकरण करने के लिए क्या करेंगे, √2 से ऊपर भी और नीचे भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4√2 अपॉन कितना बन जाएगा, √2 इंटू √2 कितना बन जाएगा, 2। ठीक है, अब इसको कैंसिल करेंगे, 2 2 ज़ा 4 और 2√2 एम्पियर। समझ में आ रहा होगा आपके। ठीक है, तो क्या कह रहा है, एक अमीट तो परिपथ में धारा का शिखर मान कितना हो जाएगा, 2√2 एम्पियर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ वाला, 2√2 एम्पियर। फाइन, तो आपके समझ में आ रहा होगा ये बात भी। ठीक है, अगला है 4th नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। देखिए ये तो ऑप्शन बहुत क्लियर है, क्योंकि जो रेडियो तरंग है वो एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, माइक्रो तरंग भी एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, परावैंगनी किरणें क्योंकि सूर्य के प्रकाश में होती हैं, और सूर्य का प्रकाश जो है क्या अल्ट्रावायलेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, वो भी एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। और जो ध्वनि तरंग, क्योंकि जो ध्वनि तरंग है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है, वो एक मैकेनिकल वेव्स हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगे जो हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। समझ में आ रहा है इतना। ठीक है, हाँ, अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो इसका 5th वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है ना। वायु में प्रकाश की चाल, इसको हम किससे लिखेंगे, c से लिखेंगे। तो c की वैल्यू हमको गिवन है कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, इस c की वैल्यू गिवन है। ठीक, इसकी प्रकाश की चाल कह रहा है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, और 1.5 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी। ठीक है, अपवर्तनांक कितना दे रहा है, 1.5। ठीक है, अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी। अब देखिए मैंने आपको कई बार समझा रखा है कि जो अपवर्तनांक होता है n, ये क्या होता है, प्रकाश का 2 माध्यमों में चालों का अनुपात। ठीक है, तो वायु में चाल कितनी है c, और दूसरे माध्यम में चाल हमको पता नहीं है, ये जाएगी v2। मैं क्वेश्चन को फिर पढ़ रहा हूं बच्चों, वायु में प्रकाश की चाल c 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। अब क्या कह रहा है कि 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी। 1.5 अपवर्तनांक वाले, मैं आपको डायग्राम बना के भी दिखा रहा हूं। ये वायु है, ये एयर है ना, और ये एक माध्यम है, माध्यम जिसका अपवर्तनांक कितना है, 1.5। अब प्रकाश यहां से जा रहा है, वायु से कहां जा रहा है, इस माध्यम में जा रहा है।
ठीक है। तो जब भी हमको पता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश की चाल क्या होती है, बदल जाती है, परिवर्तित हो जाती है ना। और अपवर्तनांक वह गुण है, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक वह गुण है जो बताता है कि प्रकाश की चाल उस माध्यम में जो है कितना बढ़ जाएगी या कितना घट जाएगी। तो वो कह रहा है कि इस माध्यम का अपवर्तनांक इतना है और यहाँ चाल कितनी है उसकी 3 × 10⁸ एयर में, ठीक है, ये क्या है, एयर है। अब देखिए यहाँ उसकी स्पीड दे रखी है और यहाँ उसकी स्पीड हमने कितनी मान ली, v2 मान ली, ठीक है। और यहाँ उसकी स्पीड कितनी है, v1, और v1 किसके बराबर है, c के बराबर। पहले माध्यम में कितना है, 3 × 10⁸, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो पहले माध्यम में चाल, दूसरे माध्यम में चाल क्या है, v2। हमको अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का n = v1/v2। प्रकाश की दो माध्यमों में चालों का अनुपात क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। और v1 कितना है, क्योंकि वो प्रकाश की चाल जो है वो वायु में प्रकाश की चाल कितनी किस लिखा जाता है, c से भी लिखा जाता है उसको, तो c/v2 हो जाएगा। या v1 भी आप लिख सकते हैं इसको, कोई अगर हार्ड एंड फास्ट ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, इसको आप v1 भी लिख सकते हैं। v1 = c = 3 × 10⁸। अब अपवर्तनांक हमको गिवन है, दूसरे माध्यम में चाल हमसे फाइंड करने के लिए कह रहा है, तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, n = v1/v2, ठीक है। तो n कितना है 1.5 = v1 कितना है 3 × 10⁸/v2 हमको पता नहीं है, ठीक है। अब इसके नीचे कितना मान लेंगे, 1 मान लेंगे, है ना। इसके हर में कुछ नहीं, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं यहाँ पे, तो यहाँ 1 मान लेंगे। अब आप क्या करेंगे, क्रॉस आड़ा गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसको इधर इसको इधर, तो कितना हो जाएगा 1.5 v2 बराबर कितना हो जाएगा 3 × 10⁸। तो v2 कितना आ जाएगा 3 × 10⁸ बट्टे 1.5। समझ में आ रहा है इतना, ठीक है। अब इसको भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, 1.5 से ये कितनी बार कैंसिल होगा, 1.5 दूनी 3, 2 बार कैंसिल होगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो v2, तो दूसरे माध्यम में देखिए चाल कितनी आ गई, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो आपको समझ में आए अच्छे से, क्यों एक माध्यम में चाल कितना दे रहा था, इतना पहले माध्यम में, और अपवर्तनांक दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ये दे रहा था, प्रकाश यहाँ से यहाँ प्रवेश करता है, ठीक। अब हमको अपवर्तनांक की परिभाषा पता है। अपवर्तनांक क्या होता है, प्रकाश का दो माध्यमों में चालों का अनुपात क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। n = v1/v2, ठीक है। तो n कितना है 1.5 और v1 कितना है 3 × 10⁸। पहले माध्यम में चाल बटे दूसरे माध्यम में चाल, v2 बराबर अपवर्तनांक। इसके नीचे हमने 1 मान लिया और इसका आड़ा गुणा किया, तो v2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड आ गया। फाइन। तो आज हमने स्टूडेंट्स की जो है 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। तो आप इसको देखिए, इस वीडियो को, उनको समझिए, उनको रिवाइज कीजिए, और फिर भी अगर आपको डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर मुझसे पूछिए। अब हम आज से जो है रेगुलरली जो है फिजिक्स के सारे पेपर, सारे प्रीवियस पेपर सॉल्व करेंगे और 6 to 8 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। और डेफिनेटली अगर आपने इतना पढ़ लिया, अगर आपने इतने क्वेश्चन पढ़ लिए, तो डेफिनेटली मैं डैम श्योर आपसे कह रहा हूं, आप डेफिनेटली अगर आप ध्यान से इतने क्वेश्चन पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चन, सारे पेपर्स अगर रिवाइज करते हैं मेरे साथ, तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि आप डेफिनेटली अच्छे मार्क्स से जो है पेपर्स को सॉल्व करेंगे, अच्छे मार्क्स आप जो है प्राप्त करेंगे एग्जाम्स में, और आपके बहुत अच्छे स्कोर जो है पेपरों में रहेगा। तो आप डेफिनेटली आज से जो है इस सीरीज से जुड़ जाइए, फिजिक्स के स्पेशल सीरीज जो एग्जाम्स के लिए है, तो आप इसे जुड़ जाइए और रेगुलरली वीडियोज़ को देखिए, उनको समझिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। फिर भी कोई डाउट्स होता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उस पर दोबारा वीडियो बनाऊंगा। तो हम सारे क्वेश्चन पेपर्स को आज से सॉल्व कर रहे हैं। और प्लीज़ स्टूडेंट्स, एक चीज़ मैं आपसे जरूर कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल हैं, आपको हेल्प कर रही हैं, तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, ताकि जो है अदर स्टूडेंट भी इससे बेनिफिटेड हों और जो है सभी स्टूडेंट्स का लाभ उठा सकें, इसका फ़ायदा उठा सकें। फाइन। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो है शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।